नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगातः। भो छात्राः शास्त्रे तृतीय खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः निर्धारितो वर्तते। पुनः साहित्य छात्राणां कृते विविध साहित्य ग्रंथाः निर्धारिताः वर्तन्ते। सम्प्रति अहं संस्कृत साहित्यस्य महत्त्वं विषयम् आधारीकृत्य स्वव्याख्यानं प्रस्तौमि हिंदी भाषायां में। प्रिय छात्रों, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति है सहितयो भावः साहित्यम, अर्थात सहित शब्द तथा अर्थ का भाव एवं साहित्य शब्द और अर्थ के मंजुल सामंजस्य का सूचक है। इसी मौलिक अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग हमारे काव्य ग्रंथों तथा अलंकार ग्रंथों में अनेक स्थानों पर किया गया है। महाकवि भर्तृहरि ने संगीत एवं साहित्य से विहीन पुरुष को पशु कहा है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। यहाँ उनका अभिप्राय साहित्य के उन कोमल काव्यों से है जिसमें शब्द और अर्थ का अनुरूप सन्निवेश हो। साहित्य शब्द का दूसरा अर्थ किया जाता है हितेन सहितं तस्य भाव साहित्यम, अर्थात वह रचना साहित्य की कोटि में आएगी जिसमें लोकहित समाज कल्याण की भावना निहित। इस तरह साहित्य का व्यापक अर्थ यह होगा कि जो हमारे भावों एवं विचारों को एकत्रित रखकर शब्द एवं अर्थ की परस्पर अनुकूलता द्वारा मानव जाति का हित संपादन करे, उसी का नाम साहित्य। साहित्य का प्रयोग जब काव्य नाटक आदि के लिए होता है तो उसका प्रयोग संकुचित अर्थ में रहता है। इसका व्यापकार्थ दो तक शब्द हैं वाङ्मय, जिसके लिए अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द का प्रयोग होता है। अतः इस साहित्य अथवा वाङ्मय से तात्पर्य उन ग्रंथों से हैं जो किसी भावाविशेष में निबद्ध किए गए हों। शास्त्र और साहित्य का अंतर यही है कि शास्त्र में अर्थ प्रतीति के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु काव्य में शब्द और अर्थ दोनों एक ही कोटि के होते हैं, न तो कोई घटकर रहता है न बढ़कर, जैसा कि व्यक्ति विवेक्टिका में कहा गया है। न च काव्ये शास्त्रादिवत अर्थ प्रतीत्यर्थं शब्द मात्रं प्रयुज्यते सहितयो शब्दार्थयो तत्र प्रयोगात् तुल्यकक्षत्वेन अन्यूनानतिरिक्तत्वम्। इसी अर्थ को दृष्टि में रखकर राजशेखर ने साहित्य विद्या को पंचमी विद्या कहा है। जो मुख्य चार विद्याएं पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र का सारभूत है। पंचमी साहित्य विद्येति यायावर्यः साहि चतस्रीणां विद्यानामपि निस्यन्दः इति काव्य मीमांसायां। बिल्हन ने अपने विक्रमांक देवचरित में काव्य रूपी अमृत को साहित्य समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाला बतलाया है। साहित्य पाथो निधि मंथनोत्थं काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्रः यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थ चौरा प्रगुणी भवन्ति। संस्कृत साहित्य परम विकराल एवं व्यापक है। इसे प्रकाशित ग्रंथों के आधार पर यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य का क्षेत्र ग्रीक और लैटिन साहित्य के क्षेत्र से अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। विविध दृष्टिकोणों से विचार करने पर यह सिद्ध होता है
कि संस्कृत साहित्य का महत्व अत्यधिक है। संस्कृत साहित्य की महत्ता को प्रदर्शित करने वाले अनेक आधारों में मुख्य आधार निम्नांकित हैं, जिस पर हम विचार करेंगे। प्रथम, प्राचीनता। सर्वप्रथम प्राचीनता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य अवर्णनीय है। इस भूमंडल पर संस्कृत भाषा ही सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तथा हमारा संस्कृत साहित्य की सकल उन्नत एवं सभ्य साहित्यों से प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम है। इतना प्राचीन साहित्य विश्व भर में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। पाश्चात्य देशों के विद्वानों के मतानुसार मिस्र देश का साहित्य सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसका समय विक्रम से केवल 4000 वर्ष पूर्व माना गया है, किंतु हमारे ऋग्वेद की रचना कई हजार वर्ष पूर्व हुई, ऐसा विद्वानों का मत। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक ने गणित के आधार पर अपना प्रामाणिक मत स्थित किया है कि ऋग्वेद के अनेक सूक्तों की रचना विक्रम से कम 6000 वर्ष पूर्व अवश्य हुई थी। अतः इस सर्वमान मतानुसार संस्कृत साहित्य के प्रथम ग्रंथ का निर्माण आज से 8000 वर्ष पहले अवश्य हुआ है। इस तरह साहित्य की जो धारा उस समय से प्रवाहित हुई वह अब तक अविच्छिन्न एवं अबाध गति से चली आ रही है। अतः यह भली भांति निसंकोच कहा जा सकता है कि प्राचीनता एवं अभिन्नता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य अति महत्वपूर्ण है। द्वितीय, व्यापकता। अब यदि व्यापकता की दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि संस्कृत साहित्य सर्वांगीण एवं सर्वांग परिपूर्ण है। इस जगती तल पर मानव जीवन के लिए 4 ही पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संस्कृत साहित्य में चारों पुरुषार्थों का युक्त विवेचन बड़े विस्तार और विचार के साथ किया गया है। धर्म ग्रंथ के अतिरिक्त भौतिक जगत के साधनभूत अर्थशास्त्र और काम शास्त्र का भी समीचीन विवेचन संस्कृत साहित्य में भी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वात्सायन के काम शास्त्र का वास्तविक महत्व किसी के लिए भी उपेक्षणीय नहीं है। एक से राजनीति शास्त्र का सर्वांगीण परिचय मिलता है तो दूसरे से गार्हस्थ जीवन के लिए उपादेय साधनों का पूर्ण ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार मानव जीवन के उपादेय साधनों का संपूर्ण सौख्य निर्भर है, इन्हीं 2 ग्रंथों के आधार पर कालांतर में अनेक बहुमूल्य ग्रंथों की रचना हुई। इसके अतिरिक्त विज्ञान, ज्योतिष, वैदिक, स्थापत्य, पशु पक्षी संबंधी लक्षण ग्रंथ आदि संस्कृत साहित्य में पर्याप्त रूपेण विद्यमान है। धर्म और मोक्ष संबंधी ग्रंथों की तो यहाँ भरमार है। इस तरह भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही प्रिय शास्त्र तथा श्रेय शास्त्र उभय शास्त्रों के अध्ययन की ओर विद्वानों की प्रवृत्ति रही है। अतः इन दोनों प्रकार की शास्त्रों की रचना संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हो रही है, किंतु मिस्र आदि अन्य देशीय साहित्यों में ऐसी बात नहीं है। वहाँ केवल भौतिक सुख का ध्यान है और प्राचीन काल एवं आध्यात्मिक विवेचन की चर्चा नहीं है। इस तरह संस्कृत साहित्य में सर्वांगीणता का अभाव नहीं है। इसी आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि संस्कृत साहित्य का छाया हुआ अंश भी ग्रीक तथा लैटिन साहित्यों के समग्र ग्रंथों से दुगुना है। जो अभी तक हस्तलिखित ग्रंथ के रूप में पड़ा हुआ है या किसी प्रकार नष्ट हो गया है, उसकी गणना तो अलग ही है। अब धार्मिकता की दृष्टि से देखें, संस्कृत साहित्य का धार्मिक महत्व और गौरव भी अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके आदि ग्रंथ वेदों में भी आर्य धर्म के विरुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वेदों से ही भारतीय धर्म तथा दर्शन शास्त्रों की विभिन्न शाखाएं पैदा हुई
और नवीन धार्मिक मतों का प्रचार एवं प्रसार हुआ। भारतीयों के अलावा अन्य देशवासियों के लिए भी संस्कृत का अध्ययन एवं अनुशीलन धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसी के आधार पर तुलनात्मक पुराण शास्त्र का आविष्कार किया, जिससे यह भली भांति पता चलता है कि प्राचीन काल में देवी देवताओं के प्रति कैसी श्रद्धा एवं आसक्तता थी। सांस्कृतिक दृष्टि। संस्कृत साहित्य का सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व भी कम नहीं है। इतिहास के पृष्ठों से यह प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय लोग अन्य देशों में अपने प्रभुत्व को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए सदा से उद्योगशील रहे हैं और सफल भी हुए हैं। तभी भारत को संस्कृति का गुरु कहा गया है। प्रशांत महासागर के द्वीप पुंजों में जाकर भी अपना उपनिवेश स्थापित किया था। भारत और चीन के बीच का विशाल प्रायद्वीप, जिसे आज हिंद चीन, इंडो चीन कहते हैं, पहले यह बिल्कुल हिंद ही था। यहाँ जंगली जातियाँ रहती थी, लेकिन सोने का खान होने के कारण जिन भारतीय नाविकों ने इन स्थानों का पता लगाया, उन्होंने इसे सुवर्ण भूमि तथा द्वीपों का स्वर्ण द्वीप नाम रख दिया। अशोक के समय में यहाँ भी बुद्ध का उपदेश पहुँचाया गया था। यहाँ विक्रम से देकर 14वीं शताब्दी तक राज्य भारतीयों का रहा और संस्कृत राजभाषा के रूप में व्यवहार होता रहा। कंबोज में मनु की धार्मिक व्यवस्था के अनुसार राज्य प्रबंध किया जाता था। आर्यावर्ती वर्णमाला और वाङ्मय के संसर्ग से यहाँ की स्थानीय बोलियाँ लिखित भाषा बन गई और धीरे धीरे साहित्य का विकास होने लगा। यहाँ जो वाङ्मय विकसित हुआ वह पूर्ण रूप से भारतीय था। इस प्रकार कंबोज की मेर भाषा, चंपा की फ्रांसीसी हिंद चीन चम भाषा तथा जावा की कवि भाषा आर्यावर्ती वर्णमाला में लिखी गई, जिनमें संस्कृत साहित्य से आवश्यक उपादान ग्रहण कर सुंदर तथा कल्याणकारी साहित्य का निर्माण किया गया। जावा की कवि भाषा में रामायण और महाभारत के व्याख्यान मौजूद हैं। भारतवासियों के तरह ही यहाँ के निवासी रामलीला और अर्जुन लीला देखकर आज भी अपना मनोविनोद किया करते हैं। बाली द्वीप की सभ्यता तथा धर्म पूर्ण रूप से भारतीय है। यहाँ का धर्म तंत्र प्रधान है। वैदिक मंत्र का उच्चारण तथा संध्या बंदन आज भी यहाँ विकृत रूप में ही सही परंतु मौजूद है। मंगोलिया की मरुभूमि में भी संस्कृत साहित्य पहुँचा था। वहाँ भारतीय ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ की भाषा में महाभारत से संबद्ध अनेक नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें हिडिंबा वध मुख्य है। कला की दृष्टि। विशुद्ध कला की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य उपेक्षणीय नहीं है। जिस साहित्य में कालिदास जैसे कमनीय कविता लिखने वाले कवि हुए हों, भवभूति जैसे नाटककार हुए हों, जिनकी वशवर्तनी होकर सरस्वती ने अपूर्व लास्य दिखलाया, बाणभट्ट जैसे गद्य लेखक हुए, जो अपने सरस मसृण काव्य से त्रिलोक सुंदरी कादम्बरी की कमनीय कथा सुना सुनाकर श्रोताओं को मत बनाया। जयदेव जैसे गीति काव्य के लेखक विद्यमान थे, जिन्होंने अपने मधुर कोमलकांत पदावली के द्वारा विदग्धों के चित्त में मधुरस की वर्षा की। श्रीहर्ष जैसे पंडित कवि हुए, जिन्होंने काव्य और दर्शन का अपूर्व सम्मिलन प्रस्तुत किया। उस साहित्य की महिमा का वर्णन समुचित शब्दों में कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धार्मिकता, सांस्कृतिक तथा कला की दृष्टि से परीक्षा करने पर हमारा संस्कृत साहित्य नितांत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। अतः संस्कृत साहित्य का, संस्कृत वाङ्मय का
अध्ययन अध्यापन हमारा अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए और जीवन को संस्कारी बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।